मैं रामपाल मीणा, व्याख्याता इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, कक्षा BA पार्ट 3, पेपर 2, आधुनिक विश्व का इतिहास। आज मैं अमेरिकी क्रांति के कारणों की चर्चा कर रहा हूँ। कल अमेरिकी क्रांति के कारणों के प्रसंग में आर्थिक शोषण पर चर्चा की जा रही थी, जिनमें कुछ वैसे आर्थिक कानून बनाए गए जो अमेरिका के लिए प्रतिकूल थे, जैसे नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम। नौ संचालन कानून और व्यापारिक अधिनियम के बारे में कल चर्चा की जा चुकी है। आज आर्थिक शोषण से संबंधित औद्योगिक अधिनियम के बारे में चर्चा की जाएगी। औद्योगिक अधिनियम 1689 में पार्लियामेंट ने पारित किया। इसके तहत अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को पूर्ण बंद कर दिया गया। 1732 में तैयार एवं अर्ध तैयार टोपों के निर्यात की मनाही कर दी गई। 1750 में अमेरिकियों को लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी। यद्यपि ये कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, किंतु इनका सख्ती से पालन नहीं किया गया। लेकिन जार तृतीय के समय जब इन कानूनों को सख्ती से लागू किया गया तो उपनिवेशवासियों द्वारा विरोध किया गया, जो क्रांति का कारण बना। क्रांति का 8वां कारण उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की कठोर नीति, जिसके तहत कुछ नए कर लगाए गए। इनमें इस कठोर नीति को 3 भागों में बांटा गया है: ग्रेनविले की नीति, रॉकिंगम की घोषणा, टाउनसेंड की कर योजना। ग्रेनविले की नीति। ग्रेनविले ने जहाजरानी कानूनों को सख्ती से लागू करने, तस्करी को रोकने, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाने तथा प्राप्त राजस्व से अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखने की योजना प्रस्तुत की तथा उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम प्रस्तुत किए। नंबर 1 शुगर एक्ट, जो 1764 ईस्वी में पास किया गया। नंबर 2 स्टाम्प एक्ट, जो 1765 ईस्वी में पास किया गया। नंबर 3 करेंसी एक्ट तथा नंबर 4 क्वार्टरिंग एक्ट। करेंसी एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी तथा कागजी मुद्रा पर रोक लगा दी गई। क्वार्टरिंग एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं के रखरखाव के खर्च का कुछ अंश उपनिवेशों को भुगतना आवश्यक था। शुगर एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार सिरे पर चुंगी 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई, किंतु साथ ही उसे वसूल करने की पूर्ण व्यवस्था की गई। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सरकारी अदालती स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया गया, जो सभी न्यायिक और गैर न्यायिक कारनामों, समाचार पत्रों, चौपन्नों, मदिरा बेचने के लाइसेंसों, विज्ञापनों, जुए आदि के लिए अनिवार्य बना दिया गया। ये स्टाम्प कम से कम 2 पेंस के तथा ज़्यादा से ज़्यादा 6 पाउंड मूल्य के थे। ये अधिनियम उपनिवेशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले थे। अमेरिकी बुद्धिजीवियों का तर्क था कि ब्रिटिश संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं बैठता, अतः उसे उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। अतः इन अधिनियमों, विशेषकर स्टाम्प एक्ट के विरोध में न्यूयॉर्क में अक्टूबर 1765 में 9 उपनिवेशों ने मिलकर विरोध किया। अंततः 1766 में स्टाम्प एक्ट रद्द करना पड़ा। रॉकिंगम सरकार की घोषणा। 1765 में ग्रेनविले की सरकार के पतन के बाद रॉकिंगम ने स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया, किंतु एक अन्य एक्ट पारित कर घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद को उपनिवेशों पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। यह एक हास्यास्पद स्थिति थी, क्योंकि उपनिवेशवासी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगवाना चाहते थे। नंबर 6 टाउनसेंड की कर योजना। रॉकिंगम सरकार के पतन के बाद विलियम पिट ने सरकार बनाई, जिसमें चार्ल्स टाउनसेंड वित्त मंत्री था। उसने 1767 ईस्वी में चाय, शीशा, कागज, सिक्का
धातु व रंग पर सीमा शुल्क लगाया, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। उपनिवेशवासियों ने इन अधिनियमों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 5 मार्च 1770 ईस्वी को बोस्टन हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 5 अमेरिकी नागरिक मारे गए। अंततः 1770 ईस्वी में टाउनसेंड के सभी करों को रद्द कर दिया गया। केवल सिद्धांत की रक्षा के लिए चाय पर 3 पेंस प्रति पाउंड कर लगाए रखा गया। क्रांति का अंतिम 9वां कारण था, जिसको तात्कालिक कारण कहा जाता है, और यह था लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। नॉर्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने की दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दी। इससे अमेरिकी व्यापारियों को हानि पहुंच रही थी। अतः नॉर्थ की चाय योजना के विरुद्ध 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के जहाज़ों में रखी गई 340 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इस घटना के विरुद्ध लॉर्ड नॉर्थ ने अनिश्चित काल के लिए बोस्टन बंदरगाह को बंद करवा दिया एवं वहां उपनिवेशवासियों के खर्च पर सेना रख दी गई। इस अंग्रेजी कदम के विरोध में 12 राज्यों ने फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया। कांग्रेस ने इंग्लैंड के सरकार से सभी करों को रद्द करने की प्रार्थना की, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को कानकॉर्ड नामक स्थान पर उपनिवेशवासियों व ब्रिटिश सेना में संघर्ष प्रारंभ हो गया। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में दूसरी कांग्रेस आयोजित की गई, जिसमें 13 उपनिवेशों ने जॉर्ज वाशिंगटन को सेनाध्यक्ष बनाया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इससे पूर्व ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों के विरुद्ध सीधे संघर्ष की घोषणा 23 अगस्त 1776 को जॉर्ज तृतीय ने एक घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। इस प्रकार खुले संघर्ष का सूत्रपात हो गया, जिसका अंत 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ हुआ। ओके।